जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला फंडामेंटल राइट, जिसे इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी और हिंदी में समता का अधिकार कहते हैं, उसमें हमने आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 को पढ़ेंगे, जिसमें हमें दूसरा फंडामेंटल राइट पढ़ना है, जिसका नाम स्वतंत्रता का अधिकार, या इंग्लिश में उसे राइट टू फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें इससे पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और पार्ट 2 नागरिकता पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 को पढ़ा था, पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक को पढ़ लिया था, और अब हम फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, उसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पढ़ेंगे, जिसमें हमने बता दिया था कि टोटल इस समय भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जिसमें हमने पहला मौलिक अधिकार पढ़ लिया है, जिसे समता का अधिकार कहते हैं, और आज हम दूसरा मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में राइट टू फ्रीडम और हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, उसे हम आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19 क्या कहता है। तो आर्टिकल 19 में कुल 7 बातें कही गई हैं, जो निम्न प्रकार से दी गई। सबसे पहला कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। अब इसको समझते हैं। तो आपको बोलने का अधिकार है, आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप अपने आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको एग्जांपल से समझना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, किसी भी अब अपनी बात को रखते हैं, तो किस आर्टिकल का यूज़ करके, आर्टिकल 19 का सेक्शन ए, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस मीडिया, जो भी हमारे यहाँ प्रेस नेताओं को या किसी को भी कुछ बोलती है, ठीक है, जो भी गलत हो रहा है या जो सही हो रहा है उसका सम्मान कर रही है, या जो गलत हो रहा है उसका विरोध कर रही है, तो किस आर्टिकल का यूज़ करके, आर्टिकल 19 का सेक्शन है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का सेक्शन है क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आप आंदोलन करते हैं, आप किसी के विरोध में काले झंडे दिखाते हैं, तो किस आर्टिकल का यूज़ करना है, आर्टिकल 19 का सेक्शन है। ठीक है, आप किसी की फ़ोटो को शेयर कर रहे हैं, तो किस आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल 19। यानी आप किसी भी चीज़ को, अपने विचारों को कहीं भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आर्टिकल 19 का यूज़ कर रहे हैं। प्रेस को जो भी सुविधाएं दी गई हैं, मीडिया को, वो किसका यूज़ करके, आर्टिकल 19 को यूज़ करके। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बोलना अलग चीज़ होती है, अभिव्यक्ति अलग चीज़ होती है। जैसे इसे कहते हैं अभिव्यक्ति, इसे कहते हैं अभिव्यक्ति, लेकिन जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो बोलना अलग चीज़ है, एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 19 का सेक्शन बी कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन कैसी होनी चाहिए, हथियार रहित। याद रखिए, सभा कर सकते हैं आप, कहीं भी 4 लोगों को बैठा करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हथियार रहित। देखिए, अभी कुछ साल पहले, यानी आज से 1 साल पहले, जब किसान कानून आया था, तो उस पर किसानों ने, पंजाब के किसानों ने खूब विरोध किया था, और हरियाणा के किसानों ने, तो कैसा, वो लोग सभा ही तो कर रहे थे और एक आंदोलन का रूप हो गया था वो, तो वो कैसा था, हथियार रहित होना चाहिए। आप विरोध तो कर सकते हैं लोकतंत्र में, लेकिन कैसे, हथियार रहित। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 का बी क्या कहता है, तो सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का सी कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन आप बना सकते हैं, कोई भी NGO बना सकते हैं, कोई भी ट्रस्ट बना सकते हैं। इसमें आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको छूट मिली हुई है, किस आर्टिकल के यूज़ करके, तो आर्टिकल 19 का 3 क्या कहता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आपके पास संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपके पास ये फ्रीडम है। आर्टिकल 19 का डी सेक्शन कहता है कि आप पूरे भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। आप कहीं भी भारत में घूम सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, नागालैंड जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको रोकता है तो ये आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, तो आपको पहले ही बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ेगा नहीं, या हाई कोर्ट उसे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आर्टिकल 19 का जो ई सेक्शन है वो कहता है भारत में निवास, कहीं आपको अगर भारत में कहीं भी बसना है तो आप बस सकते हैं। पहले नहीं हो सकता था ऐसा, क्योंकि पहले आप केवल, आज के समय के 28 राज्यों में केवल 27 राज्यों में कहीं भी बस सकते थे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल याद रखिए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, आर्टिकल 370A नहीं। ठीक है, आर्टिकल 370A ही है जो कश्मीर को भारत का पार्ट बनाकर रखा है। ठीक है, तो आप भारत में कहीं भी बच सकते हैं, किसकी मदद से, आर्टिकल 19 की वजह से। आप तमिलनाडु में रहना चाहते हैं, वहाँ ज़मीन खरीद के रह सकते हैं, आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, वहाँ रह सकते हैं, आप गुजरात में रहना चाहते हैं, वहाँ रह सकते हैं।
किसकी मदद से? भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता आपको मिली है आर्टिकल 19 के 5वें सेक्शन से। आर्टिकल 19 का जो छठा सेक्शन है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये एक कानूनी अधिकार बन चुका है, यानी इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, यानी संशोधन हुआ है। ठीक है, ये संशोधन आप अभी भी पढ़ेंगे और यही संशोधन हम आपको आर्टिकल 31 को पढ़ाते समय बताएंगे। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है और यहाँ संपत्ति का अधिकार यानी जो आप संपत्ति खरीदेंगे, और वहाँ आर्टिकल 31 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो खानदानी संपत्ति होगी। तो आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार है, आप कहीं भी पूरे देश में, पूरे भारत में कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं, कोई भी ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वो आपका मौलिक अधिकार होता था, अब क्या हो गया, वो एक कानूनी अधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो देश में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, देश का विकास भी करना था और लोगों की ज़मीन आड़े आ रही थी। मान लीजिए कहीं रेलवे लाइन बिछाना हुआ और किसी का 4 बिस्वा खेत आ रहा है तो विरोध करने लगता था कि भाई ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। तो देश का विकास भी तो करना है, तो देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए मोरारजी देसाई के समय पर 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और उस समय ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे फंडामेंटल राइट ना कहकर एक लीगल राइट बना दिया गया और लीगल राइट को आर्टिकल 300 का काम में रखा गया। तो ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार पहले 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार ना करके बल्कि इसे आर्टिकल 300 का काम में रख करके एक कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब आर्टिकल 19 का 7वां सेक्शन या जी सेक्शन क्या कहता है? ये कहता है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं अपने जीवन यापन को करने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में हमें टोटल 7 सेक्शन पढ़ने थे, जिसमें से ये वाला सेक्शन अब नहीं है, याद रखिएगा इसमें। इसलिए आपको टोटल आर्टिकल 19 में केवल 6 सेक्शन पढ़े। सबसे पहला क्या कहता है? सबसे पहला कहता है कि आपको वाक एवं एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 का पहला कहता है। आर्टिकल 19 का दूसरा क्या कहता है? तो कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन हथियार रहित। आर्टिकल 19 का तीसरा क्या कहता है? तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है आपको। आर्टिकल 19 का चौथा क्या कहता है? तो पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 का 5वां सेक्शन क्या कहता है? तो भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप घर बना सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 का 6वां क्या कहता है? तो पहले तो ये था लेकिन अब ये है नहीं, तो 6वां कहेगा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? आर्टिकल 20 में हमें क्या मिला है? हमें संरक्षण मिला है। किस? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण मिला है। ठीक है, प्रिवेंशन टू कन्विक्शन। ठीक है, अपराधों से दोष सिद्धि के लिए संरक्षण किसमें मिला है? तो आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम डायरेक्ट अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसका अपराध सही साबित ना हो जाए कि यही अपराधी है, तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसके बिना दोष किए हुए हम कैसे उसे दोषी ठहरा सकते हैं? इसलिए उसकी दोष सिद्धि से उसे संरक्षण दिया गया है। क्या क्या है भाई? तो उसमें 3 चीज़ें कही गई। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण के लिए 3 बातें कही गई हैं। सबसे पहला, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे जो सज़ा मिलेगी वो अपराध के समय के कानून के हिसाब से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अपराध उसने 20 साल पहले किया है तो उस समय जो कानून होगा उसके हिसाब से उसे सज़ा मिलेगी, ना कि 2022 में जो कानून बना है उसमें उसके अनुसार उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्या इसमें संरक्षण दिया गया है? तो सज़ा के समय के अनुसार ही जो उस समय कानून होगा उस अपराधी को उसी कानून के अनुसार सज़ा दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 20 में ही जो दूसरी बात कही गई है वो क्या कहा गया? तो वो कहा गया एक अपराध की केवल एक बार ही सज़ा मिलेगी। समझिएगा इस बात को। पहला कहता है, आर्टिकल 20 का पहला सेक्शन कहता है कि जो सज़ा मिलेगी अपराधी को वो समय के अनुसार, जिस समय उसने क्राइम किया होगा उस समय के अनुसार उसे सज़ा मिलेगी, जो उस समय का नियम कानून होगा। ठीक है, और आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 का दूसरा सेक्शन कहता है एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। मान लीजिए मेरा पड़ोसी है कोई और मेरे साथ कुछ हाथापाई करता है और मुझे मारता है या कुछ भी करता है, आपके बगल में ही कोई पड़ोसी है, उसका सर वर फोड़ दिया आपने, तो आपको सज़ा मिलेगी, आप जेल जाएंगे। लेकिन जब आप जेल से छूट के आएंगे, आप अपनी सज़ा भुगत कर आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपसे अगर उसका फिर से थोड़ा बहुत तनातनी हो गई तो वो आपको फिर से कहे नहीं इसने मुझे मारा था, वो याद दिलाए पुराना वाला केस कि पुलिस इसे फिर से पकड़ के ले जाइए, इसने मुझे मारा था। तो पुलिस ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने अपराध की सज़ा एक बार काट लिया। ठीक है, तो आर्टिकल 20 का दूसरा सेक्शन कहता है कि एक अपराध की सज़ा केवल एक बार मिलेगी। ठीक है, आगे क्या कहता है? आर्टिकल 20 का सी सेक्शन कहता है किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति
अपने खिलाफ कभी भी गवाही नहीं दे सकता, और अगर देता है तो उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। मान लीजिए आप ही को आपने कोई क्राइम नहीं किया है और कोई आपको फंसाना चाहता है, तो पैसे ले दे के पुलिस वालों से आपको अपने ही खिलाफ कह सकता है कि इसको मार कूट के अपने खिलाफ गवाही दिलवाइए ताकि ये फंस जाए और मैं बच जाऊँ। तो कोर्ट में आपकी गवाही मान्य नहीं होगी अगर आप अपने खिलाफ गवाही देते हैं। याद रखिए, आप भले जितना कह लें कि मैंने क्राइम किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो, कुछ नहीं, वो फिल्मों वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सज़ा समय के अनुसार ही मिलेगी, ठीक है। सज़ा समय के अनुसार मिलेगी, यानी जो नियम कानून उस समय बना होगा उसके अनुसार मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। और सी सेक्शन कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए स्वयं के विरुद्ध दी गई गवाही मान्य नहीं होगी। 3 चीज़ें, आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें कही हैं। क्या क्या कही हैं? सबसे पहला, सज़ा समय के अनुसार मिलेगी, जो समय के अनुसार जो कानून होगा उसके हिसाब से मिलेगी। सेक्शन बी क्या, आर्टिकल 20 का जो दूसरा सेक्शन क्या कहता है, तो वो कहता है कि जो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं आपने एक बार किसी व्यक्ति को टॉर्चर किया या मार दिया तो उसकी सज़ा आप 7 साल जेल काट के आए हैं और फिर से उसके परिवार वाले कहे यही वो कातिल है, इसको फिर से जेल ले जाओ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप अपने अपराध की सज़ा भुगत चुके हैं, इसलिए आप दोबारा उस अपराध की सज़ा नहीं लेंगे। हाँ, असत्य अगर आप दूसरा खून कर दें तब तो आप एक घनिष्ठ अपराधी हो जाएंगे, आपको फिर से जेल में डाला जाएगा, ठीक है। और इस बार हो सकता है फांसी हो जाए। आर्टिकल 20 का सी क्या कहता है, तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ अगर गवाही देता है तो वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है, तो आर्टिकल 19 में 6 सेक्शन है, जिसमें पहला सेक्शन कहता है बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का ही दूसरा सेक्शन कहता है सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा कहता है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा कहता है कहीं भी बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं। छठा कहता है कि कहीं भी व्यवसाय कर लीजिए। पहले छठा कहता था कि संपत्ति का अधिकार है आपके पास, लेकिन अब वो कानूनी अधिकार हो चुका है। आर्टिकल 20 में 3 बातें कही गई हैं। आर्टिकल 20 में अपराधों से संरक्षण दिया गया है, यानी अपराधों से क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है, ठीक है। क्या कहा गया, तो इसमें 3 चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहला कि आप को जो सज़ा मिलेगी वो कानून के हिसाब से, यानी समय के जिस समय आपने कोई क्राइम किया होगा उस समय के कानून के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। इसके बाद एक क्राइम की एक ही सज़ा मिलेगी, एक बार मिलेगी, ठीक है। तीसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, अगर देता भी है तो वो गवाही मान्य नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 देखते हैं। तो आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको जीने का अधिकार देता है, ठीक है। इसे इंग्लिश में लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, कहते हैं। तो देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जीने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन आपको मरने का अधिकार नहीं है। याद रखिए, आपको जीने का तो अधिकार है, यानी आपको कोई मार नहीं सकता, चलते फिरते कोई भी कुछ कर दिया। आपको जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको कोई मार नहीं सकता और आप अपनी आत्महत्या भी नहीं कर सकते, यानी आप अपने आप को भी नहीं मार सकते। याद रखिएगा, इसी आर्टिकल 21 के तहत जो आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है उसके तहत ना आपको कोई मार सकता है और ना ही आप अपने आप को मार सकते हैं कि आप अपने से गुस्सा जाए, ये जीवन मेरे किसी काम का नहीं, आप अपने आप को नहीं मार सकते। अगर आप अपने आप को मारते हैं, सुसाइड करते हैं, मर गए तो फाइल ही खत्म। लेकिन अगर आप बच जाते हैं तो पुलिस आपको कूट के पूछेगी कि काहे लिए मर रहा था छोटा, ठीक है। तो ये कंडीशन ना है, इसलिए आप अपनी आत्महत्या कभी मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर प्रदूषण फैलाएंगे तो आपके स्वास्थ्य खराब होगा और आप जब स्वास्थ्य खराब होगा तो आपको प्राण पर खतरा आएगा। इसका मतलब आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 21 का उल्लंघन ना करें। इसलिए आपको अपना प्राण बचाना है, अपनी आत्महत्या नहीं करनी है, प्रदूषण रोकना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसमें कही गई हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 केवल इतना छोटा दिख रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लगभग इसमें 35 बातें कही गई हैं, ठीक है। उनमें से मैं कुछ बातें मेन बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास सोने का अधिकार है, यानी आप अच्छे से सोइए खींच के। वैसा नहीं कुछ लड़के 10-15 घंटे सोने का भी टाइम रखिए। आपके पास सोने का अधिकार है, आप आराम से दिन भर काम करते हैं तो 8 घंटे या 6 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी चाहिए। आपको जीवन जीने का अधिकार है, मतलब ऐसे घिसा पीटा नहीं कि कोई आपका शोषण कर रहा है, आपको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। याद रखिए, बिल्कुल प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है। आपके पास निजता का अधिकार है, यानी प्राइवेसी है, इसीलिए आप मोबाइल में लॉक लगा के रखते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी है,
ठीक है, इसका कोई हनन नहीं कर सकता। आप केस कर सकते हैं अगर कोई ज़बरदस्ती ऐसा करता है, ठीक है। आप अकेले रहना चाहते हैं यानी एकांतवास करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको अकेले रहना पसंद है, रहिए। आपको भीड़ में रहना पसंद है, रहिए। आपको पूरी छूट है। किस आर्टिकल लेते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ जाइए ये सभी आर्टिकल में सबसे अच्छा है एक आम नागरिक के लिए, क्योंकि उसे कोई नहीं परेशान करेगा किस आर्टिकल का यूज़ करके। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आप व्यभिचार यानी एडल्ट्री, आपके पास अधिकार है, यानी कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कर सकते हैं, यानी अपनी पत्नी के अलावा किसी और से भी आपके अगर संबंध है तो आप उसे जारी रख सकते हैं। पहले ये नहीं था लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया। और वो औरत भी जो शादीशुदा है वो भी किसी और व्यक्ति को अगर उस नहीं ठीक लगता है उसके साथ और दूसरे को पसंद करती है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन लोगों का मौलिक अधिकार को ठेस ना पहुँचे इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये करना पड़ा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डाइवोर्स का कारण बनता है तो बिल्कुल इससे कोर्ट पीछे नहीं हटेगा और तुरंत डाइवोर्स भी करा सकता है, ठीक है। आप अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आपके पास अधिकार तो है, लेकिन कोर्ट के पास भी अधिकार है। आपके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का अधिकार है और कोर्ट के पास आपके डाइवोर्स करने का अधिकार है। ये दोनों चीज़ इसी से निकल के आती है। और भी क्या है, तो मनपसंद जीवन साथी, आपका मन, आप अपने हिसाब से। घर वाले किसी भी लड़की को दबाव नहीं डाल सकते, या कोई भी घर वाले, किसी परिवार के लोग अक्सर दबाव डालते हैं लड़कियों पर कि शादी कर लो जल्दी उम्र में, तो ऐसा कुछ नहीं। आप अपने मनपसंद जीवन साथी को चुन सकते हैं। और कोई अगर व्यक्ति है, कोई आदमी है, तो वो भी अपने मनपसंद की औरत से शादी कर सकता है, ठीक है। और भी आपको अगर जेल में ले जाया जाता है तो आपको अकेले नहीं रखा जाएगा, सभी कैदियों के साथ रखा जाएगा, तमाम तरह के। अब ऐसा नहीं खतरनाक खूंखार कैदी, नॉर्मल आदमी के लिए ये सब व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। अब कोनो आतंकवादी हो उसको ना सबके साथ थोड़ी रखेंगे, नहीं तो और गेम खेलेगा। इस आगे इसमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। आपको प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार है, कहीं पर भी आप रह सकते हैं, ठीक है। एकांतवास आप कर सकते हैं। आप स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, और आर्टिकल 21 ये आर्टिकल जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। आपको बताया था मैंने कि मूल अधिकार को सस्पेंड भी किया जा सकता है, वो करेगा कौन? राष्ट्रपति। और मूल अधिकार को टर्मिनेट यानी ख़त्म भी किया जा सकता है, तो कौन करेगा? संसद करेगी। लेकिन संसद हो चाहे राष्ट्रपति हो, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर कोई भी मूल अधिकार को सस्पेंड करेगी यानी निलंबित करेगी, टर्मिनेट करेगी यानी ख़त्म कर देगी, ठीक है। लेकिन कौन सा आर्टिकल? 20 और 21, यानी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी नहीं खत्म होगा, आपकी दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार कभी भी नहीं खत्म होगा। ये दो मौलिक अधिकार कभी भी नहीं खत्म होंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कौन से मौलिक अधिकार, निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, याद रखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आर्टिकल 21 का का देखते हैं। ये का देख के आपको कहीं भी देखिए, कहीं भी अगर मैं सेक्शन वाइज बात करता हूँ तो इसका मतलब है का, खा, गा, तो इसका मतलब है कि वो अलग से जोड़ा गया, वो पहले संविधान में नहीं था, तो जब अलग से जोड़ा गया यानी संशोधन करना पड़ा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे कोई भी आर्टिकल जो आपको सेक्शन वाइज मिलते हैं इसका मतलब उसमें संविधान संशोधन किया गया। तो आर्टिकल 21 का का यहाँ था ही नहीं, इसे लाया गया। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कंपलसरी कर दिया गया भारत में, ठीक है, कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और किस संविधान संशोधन? 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया, ठीक है। आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ये एक्चुअल में यहाँ था ही नहीं शिक्षा का अधिकार, ये था भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 में था शिक्षा का अधिकार था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, और उस एज से कम के बच्चों को यानी 6 वर्ष से कम के बच्चों को स्वास्थ्य, निःशुल्क स्वास्थ्य प्रणाली उनको उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे गाँव में आंगनबाड़ी वगैरह किस आर्टिकल को फॉलो करते हैं? तो आर्टिकल 45 के तहत, ठीक है। लेकिन आर्टिकल वहाँ से आर्टिकल 45 को उठा करके आर्टिकल 21 में लाया गया। आर्टिकल 21 का काम है जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 84वें संविधान संशोधन के तहत। ये हम जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे भाग 4 का संविधान के भाग 4 का जब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उसमें भी इसी संविधान संशोधन का यूज होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो 2 अलग अलग भाग को यानी फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल
ड्यूटीज़ दोनों को इफेक्ट करता है, तो 84वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अब ये उस समय की बात है तो वहाँ बताएंगे, अभी आप याद रखिए ये संविधान संशोधन दोनों जगह इफेक्टिव है, ठीक है। आर्टिकल 21 का क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार है आपके पास, 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। और इसी आर्टिकल का यूज़ करने के लिए 1 अप्रैल सन 2010 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। याद करिए, वो प्राथमिक स्कूलों में देखा होगा पेंसिल पर एक आगे लड़का लड़की बैठे रहते हैं, तो सभी पढ़ें, इसलिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। लेकिन आपको बता दें, इस समय सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो सब जानते हैं कि नरक हो जाएगी ज़िंदगी अगर उसमें कोई पढ़ेगा। क्या पता है, शिक्षा का स्तर भारत में इतना गिर चुका है कि सरकारी टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। मैं सब टीचरों की बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर टीचर पढ़ाने नहीं चाहते, केवल बड़ा पेमेंट गिनना चाहते हैं। सरकारी आदमी सरकारी नौकरी करना ही, मतलब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहता है कि उसे काम ना करना पड़े, यही रियलिटी है, ठीक है। तो मेरा शिक्षकों से अनुरोध है कि उन गरीब बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। नहीं, अगर वो इतने ही काबिल होते या इतने ही एबल होते पैसे के मामले में, तो वो वहाँ पढ़ते ही नहीं, ठीक है। तो बड़ी समस्या है, इन समस्याओं को मेरा अनुरोध है कि टीचर जरूर सुने, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार कब से जोड़ा गया, 84वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे एक फंडामेंटल राइट कर दिया गया। आर्टिकल 21 का काम में जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 से सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 22 देखते हैं। आर्टिकल 22 में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण मिला है। याद करिए, आर्टिकल 20 में आपको क्या मिला था, तो आर्टिकल 20 में आपको दोष सिद्धि से संरक्षण मिला था, कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता था। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, आपको ऐसे ही कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता। और कब गिरफ्तार यानी कब आपको अरेस्ट कर सकता है, इसकी 2 कंडीशन दी गई हैं। पहला पुनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। पहला पुनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध। ये 2 स्थितियां ऐसी हैं जब आपको आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो पहले हम पुनिटिव देखते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, प्रिवेंटिव ये कार्रवाई तब की जाएगी जब आपने कोई अपराध कर दिया हो, जब आपने कोई अपराध कर दिया हो तब ये कार्रवाई होगी। और जब आपने कोई अपराध ना किया हो तब आपके ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी, ये बड़ी समस्या है। कोई अपराध नहीं किया तभी गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। जी हाँ, अगर आप कोई अपराध कर देते हैं तो उसमें आपके ऊपर दंडात्मक या पुनिटिव वाली कार्रवाई होगी। और आप कोई अपराध नहीं करते हैं लेकिन आपकी वजह से अगर कहीं अपराध हो जाता है तो आप पर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध लगाया जाएगा, ठीक है। तो पुनिटिव में क्या होता है, मान लीजिए कोई आदमी है और किसी आदमी को खून मारता है या उसको जान से ही मार डालता है, ठीक है। तो उसके ऊपर उसने अपराध कर दिया, तो कौन वाली कंडीशन फॉलो होगी, हमें पता चल गया कि पुनिटिव वाली, क्योंकि उसने अपराध, ऐसा तो है नहीं उसने अपराध नहीं किया, उसने अपराध कर दिया, किसी आदमी को मार दिया, यानी धारा 302 लग गई उसके ऊपर। पुलिस जब FIR लिखेगी, देखिए धारा 307 क्या कहती है, अगर आप किसी अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं यानी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मार नहीं पाते तो धारा 307 लगेगी। लेकिन धारा 302, आपने किसी की हत्या कर दी तो धारा 302 लगेगी, ठीक है। तो इसने हत्या कर दी या मार दिया तो धारा लग गई, तो पुलिस आएगी और पुलिस क्या दिखाएगी आपको, वारंट। भाई अब उसके परिवार वाले जाएंगे, लिखवाएंगे कि फलाने आदमी ने इसको, मेरे घर के इस व्यक्ति को मारा है, खूब मारा है, ठीक है। तो पुलिस आएगी और पुलिस आएगी तो आपको वारंट दिखाएगी। वारंट जनरली फिल्मों में देखा होगा, तो वारंट जनरली क्या होता है, FIR की कॉपी होती है, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। FIR दिखाएगी और आपको ले जाएगी जेल, तुरंत पकड़ेगी, उठा ले जाएगी जेल, और नहीं तो वहीं मारना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे जनरली करते नहीं है, आपको ले जाएंगे थाना और थाने में 24 घंटे रखेंगे आपको, ठीक है। ये समय बढ़ भी सकता है, ठीक है, 24 घंटे से ज़्यादा भी। मान लीजिए शनिवार को लेके गए हैं, संडे को तो कोर्ट बंद रहता है, तो संडे को तो ले नहीं जाएंगे, तो आपको 24 घंटे तक रखेंगे अपने पास। अब सज़ा सुनाने का काम, किसी भी अपराधी को सज़ा सुनाने का काम कोर्ट का होता है, पुलिस का नहीं। तो इसलिए पुलिस केवल अपने पास 24 घंटे तक ही रख सकती है, यही मौलिक अधिकार है आपका, कि थाने में आपको केवल 24 घंटे तक ही रखा जा सकता है। उससे ज़्यादा देर आपके मौलिक अधिकारों को ठेस नहीं पहुँचाया जा सकता, क्योंकि थाने में होता ही क्या, कुछ नहीं, 24 घंटे तक सर्वाइव कर लें, ऐसी ही कुछ व्यवस्था होती है, ठीक है। तो अब आपको कहाँ ले जाया जाएगा, तो ले जाने से पहले आपके ऊपर 3 कंडीशन अप्लाई होंगी। यानी आपने कोई अगर क्राइम कर दिया, अगर आपने छोटा मोटा कोई क्राइम किया, किसी को 2-4 झापड़ मार दिया, तो वो रिपोर्ट लिखाने आएगा, तो ऐसा थोड़ी है तुरंत FIR, पुलिस तुरंत FIR नहीं बनाती। जब कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तब FIR बनाती है। और कोई अगर छोटी मोटी घटना है कि आप बोल दें कि वो मुझे मारना चाहता है, आप इसे गिरफ्तार कर लो, अरे भाई मारा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है उसे छोड़ नहीं सकते, मान लीजिए मारी थी तो क्या कर लेंगे। तो ऐसी रिपोर्ट को, जो घटना ना हुई हो उस समय लिखवाई जाए, तो उसे नॉर्मली सनहा कहा जाता है, ठीक है, सनहा कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, इंटेरोगेशन, पूछताछ किया जाएगा। 2-4 गाली गलौज पुलिस वाले अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। ये आप भी जानते हैं क्या होता है और मुझे तो पता ही है, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, क्या होगा,
आपके साथ 3 कंडीशन, आप अगर जनरली कुछ नॉर्मल किए हैं, किसी को मारे हैं, 2-4 हाथ मार ही रही है, ठीक है, तो आपके साथ पुलिस, अगर उसने पुलिस कार्रवाई कर दी तो आपके साथ क्या किया जाता है, आपके साथ आपको इंटरोगेशन में बुलाया जाएगा, आपके साथ पूछताछ की जाएगी, वहीं पास आपको भी 2-4 झापड़ मार के आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, मान लीजिए खूब मारे, बल भर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, वो बिल्कुल जीने मरने वाली कंडीशन आ गई, तो आपको कस्टडी में रखा जाएगा, पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा, और वहाँ आपके साथ पूछताछ की जाएगी कि भाई आपने ऐसा क्यों। ये थोड़ा इंटेरोगेशन का बड़ा रूप होता है, यहाँ तो आप मार खाएंगे पक्की बात है, ठीक है, तो इतना बड़ा क्राइम मत करिए कि कस्टडी में जाइए। और मान लीजिए इनसे भी बड़ा क्राइम, आप गए और 2-3 लोगों की हत्या कर दी, खूंखार अपराधी बन गए, तो ना आपके साथ इंटेरोगेशन होगा, ना आपको कस्टडी में रखा जाएगा, सीधे आपके साथ आपको अरेस्ट करेगी पुलिस, और पुलिस अरेस्ट करके सीधा थाने में ले आएगी और खूब कूटेगी, ज़्यादा नहीं कूटेगी। पुलिस के ऊपर ये होता है कि पुलिस आप पर दबाव नहीं डाल सकती ज़्यादा, लेकिन पुलिस अब करेगी क्या भाई, उसे भी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पुलिस को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी छुट्टा सांड की तरह घूमेगा। अब इंटेरोगेशन छोटे मोटे के लिए थोड़ा उससे हाई हो गया तो कस्टडी, और उससे हाई यानी कुछ ज़बरदस्त खून खराब हो गया तो अरेस्ट करेगी पुलिस और आपको थाना ले जाएगी, और थाने में आपको केवल 24 घंटे रखेगी, ठीक है। अब उसके ऊपर ये दबाव होता है कि पुलिस आपको थाने में केवल 24 घंटे रख सकती है, और उसके बाद सीधे आपको वो कहाँ ले जाएगी, कोर्ट ले जाएगी, लोअर कोर्ट, ठीक है, कचहरी बोल सकते हैं। और वहीं कचहरी में कौन बैठता है, CJM बैठता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट का सबसे दंड देने वाला जो अधिकारी होता है, इसे हिंदी में दंडाधिकारी बोलते हैं, इंग्लिश में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो उसके सामने आपको पेश किया जाएगा और बताया जाएगा, आप भी अपनी तरफ से वकील रखेंगे, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको अपनी तरफ से दलील देने वाला वकील रखा जाएगा, और जो विपक्ष है उसकी तरफ से भी दलील, जो जिसको आपने मारा कूटा है, ठीक है, तो उसकी तरफ से भी वकील रखा जाएगा। अब आपका वकील डिसाइड करेगा कि आपको जेल मिलेगी, यानी आप जेल जाएंगे, या आपको पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा, या आपको जमानत मिल जाएगी। वकील इसीलिए अच्छा रखिए। अब मान लीजिए अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूछेंगे भाई क्या क्या घटना हुआ है, FIR की कॉपी देखेंगे कि भाई 302 ये तो मर्डर करके आया है, मर्डर करके आया यानी बड़ा क्राइम है, इसको तुरंत जेल भेजा जाएगा। तो जो CJM होता है वो तुरंत उसको जेल भेजेगा, और जेल CJM यानी जज के मतलब अंडर आता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो जेल की पुलिस होती है वो जज के अंडर आती है। जेल की पुलिस और बाहर की पुलिस अलग अलग होती हैं। जेल का सारा रूटीन जज के हिसाब से चलता है, यानी कोर्ट के हिसाब से चलता है, ठीक है। और दंड देने वाला अधिकारी कौन है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, और ये सीधे क्या करता है, जेल भेजेगा। जेल, अब जब ये लोग जेल भेजते हैं, जज जेल भेजते हैं, तो उसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है, जो कि नॉर्मली 14 दिन के लिए जेल भेज देते हैं, ठीक है, कि भाई मामला कुछ ठंडा हो जाए तब हम आगे की कार्रवाई करें या सुनवाई करें। अब मान लीजिए आपने बड़ा क्राइम किया, और अब पुलिस वालों को सबूत चाहिए, तो सबूत कैसे मिलेगा? सबूत के लिए मान लीजिए उस जो क्रिमिनल है यानी अपराधी है उससे कुछ पूछताछ करनी पड़ी, तो पूछताछ के लिए तो भाई वो जेल में, और जेल में आप ऐसे नहीं जाएंगे सीधा निकाल लेंगे। पता है था आपको कि जेल जो होता है वो CJM के अंडर यानी कोर्ट के अंडर में आता है, इसलिए आप पहले आपका जो SP होगा वो लिखित एक एप्लीकेशन देगा किसको, CJM को, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, कि भैया फला नंबर का जो कैदी है उससे हमें पूछताछ करनी है, बिना पूछताछ के हमारी जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए आप उसे कुछ दिन के लिए हमारे रिमांड में भेजें, ठीक है। तो जब पुलिस बुलाने जाती है तो पुलिस जाती है और वहाँ के, अब ये लेटर CJM जेल पुलिस को भेजता है, और जेल का जो जेलर रहता है, जेल पुलिस सबसे पुलिस में जो जेल पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी उसे जेलर बोलते हैं। शोले की फिल्म में आपने देखा होगा जेलर, ठीक है, तो वो जेलर वही रहता है। तो अब जो जेलर है वो तुरंत उस लेटर को पढ़ेगा और आपको रिहा कर देगा और बाहर वाली पुलिस को देगा, और वो पुलिस आपको पुलिस रिमांड पर ले जाएगी। और जैसे ही आप पुलिस रिमांड पर जाएंगे, इसका मतलब है पुलिस वाले भिखिया गए होंगे, गुस्सा गए होंगे बिल्कुल, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है और उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, तो वो अपना सारा प्रेशर आपके ऊपर रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, आपको बल भर मारेंगे। तो कोशिश करिए कि पुलिस रिमांड तक मत पहुँचिए। अगर कोई क्राइम कर देते हैं जेल में तो बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी चलती है, बस वहाँ के सीनियर के साथ अच्छे से बिहेवियर रखिए, मेंटेन रखिए, जेल में बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी कटेगी। हमारे घर के आसपास 1-2 लोग जेल गए हुए थे, ठीक है, और जब गए थे तो ऐसे थे और आए थे बिल्कुल अच्छी खासी शरीर, लग रहा था कि जेल का खाना इन्हीं को लगा है, ठीक है। तो पुलिस रिमांड में बहुत पिटाई होती है, फिर वही फिल्मों वाला पिटाई होता है पुलिस रिमांड में, ठीक है। तो पुलिस रिमांड में ना जाइए, ठीक है, क्योंकि इसी में आपका इनकाउंटर भी कर सकते हैं पुलिस वाले। कानपुर का अगर विकास दुबे वाला कांड याद हो तो वो डायरेक्ट पुलिस रिमांड का तो कोई झंझट ही नहीं था,
अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करके उसे लाया जा रहा था उज्जैन में, महाकालेश्वर में अरेस्ट किया गया था और उसे लाया जा रहा था और कानपुर में लाते समय बीच रास्ते में एनकाउंटर कर दिया गया, ठीक है। और पुलिस वालों के लिए एनकाउंटर करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी ले जाके आपको अगर पुलिस रिमांड मिलेगा और आपको रास्ते में ले जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे, भागो, और जैसे ही आप भागेंगे आप कहेंगे कि मैं नहीं भागूंगा, अरे वो ऐसा ऐसा कांड करेंगे कि आपको भागना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप भागेंगे, अपने शूटर वो पहले से सेट किए होते हैं, ये सबको पता है, फिल्मों में आपने बहुत सारा देखा होगा, और तुरंत मरवा देंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब निकलवा देंगे वो, और जज साहब को दिखा देंगे कि ऐसी ऐसी बात थी, भाई भाग रहा था। तो कुछ केसेस में तो ठीक होता है, लेकिन कभी कभार झूठा केसेस, जैसे जॉली LLB 2 में अगर आपने देखा होगा फिल्म है, उसमें एक आदमी रहता है, उसको ऐसे ही मरवा दिया जाता है, उसका एनकाउंटर मतलब फेक आदमी का एनकाउंटर करवा दिया जाता है। तो पुलिस वाले कभी कभी गलत काम कर देते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा काम कर देते हैं, ठीक है। आगे, अब अगर वकील अच्छा है तो आपको बेल भी दिलवा देगा, आप छूट जाएंगे, तो आराम से घूमिए। तो वकील अच्छा रखिए, वकील अच्छा रखेंगे तो ये कंडीशन आप पर अप्लाई, यानी आपको जमानत भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने बड़ा क्राइम किया तो जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी ना बड़ा क्राइम कर देंगे तो जमानत नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको तुरंत जेल जाना पड़ेगा, यानी जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा 14 दिन के लिए, और फिर मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर पुलिस को नहीं मिलता है सबूत तो आपको बुलाएगी पुलिस रिमांड पर, और पुलिस रिमांड पर इतना मारेगी कि आप खुद ही सब सच बता दोगे। और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको इन सब प्रोसेस से बचना है, तो आप जैसे ही मारे हों, किसी के साथ कुछ भी आपने गलत किया हो, तो आप तुरंत जज साहब के पास जाइए डायरेक्ट, यानी आप थाने में जाइए ही नहीं, आप जाइए जज साहब के साथ कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम खुद ही चले आए हैं। तो आपको वो एक एप्लीकेशन दे देंगे, ठीक है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे आपको वो पहले से ही बेल दे देंगे, जिसे एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। यानी आपने कोई कांड कर दिया हो और पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है, तो उससे पहले आप कोर्ट पहुंच जाइए और कोर्ट में जज के सामने वकील को ले जाइए और सारा काम उससे करवा के और आप अग्रिम जमानत ले लीजिए। अग्रिम जमानत ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, यानी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया तो आप पुलिस आपके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल आपको किसी छोटे मोटे क्राइम के लिए मिलेगा। आप किसी का मर्डर कर देंगे तो जज आपको बेवकूफ़ थोड़ी है जो एंटीसिपेटरी बेल दे देगा। कोई छोटा मोटा क्राइम किए तो समझता है कि ठीक ठाक आदमी है, जज बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, घोंचू थोड़ी है जो आपको ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा। ये चीज़ अगर आप अपने विक्रम वेदा मूवी देखी होगी तो उसमें जो विलन का किरदार जो पुलिस वाले के साथ अपोजिट में रहता है, वो पुलिस वाले की पत्नी वकील रहती है और उसी से उसने एंटीसिपेटरी बेल लिया रहता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। तो आपको फिर पुलिस वाले आपको जैसे ही देख लेंगे कि जज ने नोटिस दिया एंटीसिपेटरी बेल, तो पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, वापस लौट जाएंगे, ठीक है। लेकिन छोटे क्राइम के लिए, बड़े क्राइम के लिए नहीं, ठीक है। तो पुनिटिव में यानी अपराध के बाद ये कार्रवाई होती है, और उसके बाद अगर आपका गुनाह साबित हो जाएगा कि आपने ये क्राइम किया है तो आपको उसी हिसाब से फिर CRPC के हिसाब से सज़ा मिलेगी। देखिए पुलिस वाले IPC के हिसाब से आपके ऊपर धारा लगाते हैं, और जो कोर्ट सज़ा देती है वो CRPC के हिसाब से देती है, इंडियन पैनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। अब हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी निवारक निरोध। अब निवारक निरोध क्या? निवारक निरोध में आप क्राइम नहीं किए रहेंगे तब भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ, क्यों? आपकी वजह से अगर कहीं कुछ दंगा भड़क जाता है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, ये कैसे लोग हैं? दंगा भड़काने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या लगेगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसे लोग जो दंगा भड़का देते हैं, जो खुद तो कोई क्राइम नहीं करते हैं, लेकिन जिनके कारण कोई क्राइम हो जाए, कोई बड़ा क्राइम हो जाए, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या लगता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसे लोगों को क्या कर लिया जाता है? 3 महीने से ज़्यादा तक या 3 महीने तक, जो मैक्सिमम इसकी समय सीमा है 3 महीने तक, आपको नज़रबंद कर दिया जाएगा, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आपको उस जगह से हटा लिया जाएगा। जब आप ही नहीं रहेंगे तो दंगा कहाँ से भड़केगा, ठीक है। आप मतलब कि रहेंगे ही नहीं तो वहाँ दंगा कैसे भड़केगा। इस कारण से क्या किया जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो व्यक्ति अपराध नहीं करता लेकिन वो अपराध को फैलाता है, दूसरे से अपराध करवाता है, तो ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जाता है और 3 महीने तक इन्हें हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। अब ये जेल में भी अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जेल में तो नहीं, किसी उसी के घर में अरेस्ट करके उसे रखा जाता है और उसे नज़रबंद कर दिया जाता है, यानी उसे कम्युनिकेशन सिस्टम से कट कर दिया जाता है। ना उसे फ़ोन करने की इजाज़त, ना टीवी देखने की इजाज़त, ना किसी से बात करने की इजाज़त, कुछ नहीं, उसे दुनिया से काट दिया जाता है। इसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कई सारे लॉ है, अब हम उन्हें देखें। सबसे पहला कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के तहत PDA बना था, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना था। इस समय देश हमारा आज़ादी हुआ था और देश में काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी, ठीक है। कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा था देश में, हर जगह
चाहे वो बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, देश में हर जगह वायलेंस फैला हुआ था, हिंसा हो रही थी, दंगे फसाद भड़क रहे थे और उनमें कुछ व्यक्ति उनका लीडर बन रहे थे। तो इसीलिए इस एक्ट को लाया गया था और इसके तहत काफ़ी लोग को डिटेन किया गया था। डिटेन मतलब बंद करना, हटाना ऐसे लोगों को जो समाज में कुरीतियों को फैला रहे हैं, मतलब अपने प्रभाव को फैला कर दूसरों से अपराध करा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एक्ट कब आया था? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में। ये भी कुछ समय तक चला और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। ये ऐसे एक्ट हैं, ये 4 ऐसे एक्ट हैं जो अभी वर्तमान में नहीं एक्टिव हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब आया? 1971 में, इंदिरा गांधी के समय पर आया था। और इस आपको बता दें, ये एक ऐसा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है जिसका खूब दुरुपयोग हुआ। ठीक है, ये हम जब 71 में इंडिया पाकिस्तान के मतलब बीच युद्ध हो रहा था, तो उस समय इसको लाना पड़ा और इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय आपातकाल यानी इमरजेंसी के समय किया गया था। कई सारे बड़े बड़े नेताओं को इसमें बंदी बना दिया गया था इसी एक्ट को लगा करके, मीसा एक्ट के तहत। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला एक्ट, तो मीसा एक्ट। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद आया 1985 में टाडा। ये बहुत खतरनाक एक्ट था। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, आतंकवाद एवं विध्वंसक क्रियाकलाप 1985, ये 1985 में आया। और आपको याद हो तो टाडा एक्ट के तहत ही मुन्ना भाई यानी संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इसमें अगर किसी के पास कोई हथियार वगैरह मिल जाता है जिसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो संजय दत्त को इसी टाडा एक्ट के तहत और आज भी उन्हें पैरोल पर छोड़ा जाता है, ना कि उन्हें बेल मिली हुई है। ठीक है, इसके बाद आया पोटा। पोटा कब आया? 2002 में। अभी ये भी नहीं है, अब ये भी लागू नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इधर वही पढ़ रहे हैं जो लागू नहीं है अब। पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया था और इस समय भारत में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, संसद पर अटैक हुआ था आतंकवादियों द्वारा। इस समय भारत में काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ देखने को मिली थी, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। पोटा अधिनियम बोला जाता है इसे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, और ये भी समय के अनुसार ख़त्म कर दिया गया। और अभी के समय में 3 मतलब एक्टिव हैं। वो कौन कौन से हैं? तो यूएपी 1967 में, एफएस्पा, ठीक है, 1958 में, और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सबसे पहले इसी को देखते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। आज के समय में भारत का, जैसे उस समय सबसे खतरनाक टाडा था, इस समय सबसे खतरनाक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है तो वो है एनएसए। इसे हिंदी में रासुका के नाम से जानते हैं। और ये जिसके ऊपर लगा दिया 99% चांस है कि उसको इनकाउंटर के द्वारा मार दिया जाएगा। ठीक है, तो रासुका लगा दिया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, और उसी को इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या एनएसए कहा जाता है। अभी ये लागू है। एफएस्पा, ये आर्मी वालों को यानी सैन्य क्षेत्र को में लागू कानून होता है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए आतंकवादी से पीड़ित कोई जगह है तो उस समय आप वहाँ व्यक्तियों को कानून नहीं लगेगा, वहाँ मूल अधिकार नहीं रहेगा, वहाँ एफएस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये एक्ट सैनिकों को यानी आर्मी वालों को कुछ ज़्यादा ही पावर देता था। इसके तहत वो किसी भी इलाके में कभी भी किसी भी समय किसी की भी तलाशी ले सकते थे। ठीक है, तो इस एक्ट का काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ, लेकिन बाद में आर्मी को समझ में आया। ठीक है, और उसने इसको मॉडिफाई किया और आज भी ये अधिनियम अप्लाई है। ठीक है, एफएस्पा बोला जाता है इसे, 1958 में ही आ गया था ये। ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। चूँकि क्या हुआ था, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य थे वहाँ पास काफ़ी समस्याएँ थी, वो चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम, काफ़ी मतलब म्यांमार से सटे होने के कारण चाइना का थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड एरिया, तो इसमें दिक्कत काफ़ी हो रही थी, इसलिए हमारे सैन्य कानून को बढ़ाना पड़ा। ठीक है, और ये अभी भी लागू है। फिर आया यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट। वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग किया जाता है तो इसी एक्ट का, किसी को भी उठा लेते हैं, जिसने भी थोड़ा सा भी गैर कानूनी कोई भी भाषण वगैरह कुछ भी दे दिया तो उसको यूएपीए के तहत उठा लिया जाता है। ठीक है, तो यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। कब आया? 1967 में। तो आपको बता दें ये 3 अभी एक्टिव हैं। तो कौन कौन से? सबसे पहला पीडीए, फिर मीसा, फिर पोटा और फिर टाडा। उसके बाद यूएपीए, एफएस्पा और एनएसए, इसमें यही लागू है और वो चारों बंद कर दिए गए। ये इंपॉर्टेंट
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है, जो याद होने चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने आज दूसरा मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर दिया है, जिसमें हमने आर्टिकल 19, 20, 21, 22 पढ़ा। आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता पहला कहता है, दूसरा कहता है सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है, चौथा आपको भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता देता है, पांचवा कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, कहीं भी, और छठा आपको कहीं भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। इसके बाद आर्टिकल 20 क्या कहता है, दो सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 का क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 क्या कहता है, तो गिरफ्तारी से संरक्षण, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने दंडात्मक तरीका यानी पुनिटिव, और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये दो तरीके हैं जिनसे आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं।